नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू लेवल सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 18th भाग डिस्कस करने वाले हैं। 18th पार्ट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 17 भाग आ चुके हैं, तो अगर आपने उन 17 पार्ट्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको उन पार्ट्स को देखना चाहिए। काफ़ी सारा जो है इंपॉर्टेंट डाटा उसके अंदर डिस्कस किया गया है। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो साथ में जो इसकी पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है हम करंट से रिलेटेड भी जो पिक्स हैं, डेली करंट अफेयर की पिक्स हैं, वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर की भी जानकारी होती रहेगी। करंट अफेयर का सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जीके जीएस में 8 से लेकर 12 नंबर तक जो है जीके जीएस में करंट अफेयर पूछा जाता है। एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है इसके अंदर, तो करंट अफेयर भी आपको करना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। यू नो वेरी वेल, जीके जीएस से जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल जो है 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहता है। तो इन 100 मार्क्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं सीबीटी 1 में, अगर आप अपना सिलेक्शन सक्सेस करना चाहते हैं, सीबीटी 1 को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको ये पीवाईक्यू सीरीज़ जो है देखनी ही पड़ेगी। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, एक तो आपको पता लग जाएगा कि आरआरबी किस लेवल का जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चनों के बारे में एवरीथिंग जानकारी आपको इसको वीडियो सीरीज से हो जाएगी। साथ में प्लस जो है आपको स्टैटिक जानकारी सभी हो जाएगी इसके अंदर। जो हमने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे जो एनटीपीसी 2019 में पूछे गए थे, उससे जो है स्टैटिक क्वेश्चन जितने भी निकल सकते थे वो सब हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसी वजह से जो है आपके लिए ये वीडियो सीरीज देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है अल्टर हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 2020 का जो नोबेल पुरस्कार था, यहाँ पे देख लेना, 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार था किनको मिला था? तो ये संयुक्त रूप से मिला था अल्टर हाउटन और राइस को मिला था। अल्टर हाउटन और राउस, इन 3 व्यक्तियों को जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था 2020 का फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, अब ये किस खोज के लिए मिला था? तो किस खोज के लिए मिला था? तो इनको मिला था हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान के लिए 2020 का मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्टर हाउटन और राइस को दिया गया था। अब इस नोबेल पुरस्कार के बारे में जो है हम जान लेते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बारे में हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। एक और मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ पुरस्कार। सबसे पहले आप नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की जो अंतिम वसीयत थी, जो इनकी अंतिम वसीयत पढ़ी गई थी, कब पढ़ी गई थी? 1895 में इनकी अंतिम वसीयत पढ़ी गई थी, जिसमें जो इनकी संपत्ति थी उसमें से जो है ज़्यादातर संपत्ति जो है वो नोबेल प्राइज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए दी गई थी। तो यहीं से जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। और पहला नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया था? पहला जो नोबेल प्राइज़ था ये कब दिया गया था? तो ये 1901 में दिया गया था। ठीक है, 1901 के अंदर जो है पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब इंपॉर्टेंट जानकारी क्या मैं बताने वाला था वो आप सुनिएगा। जो स्टैटिक, ये तो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। पीवाईक्यू सीरीज के साथ जो है मैं क्या सोच रहा हूँ, स्टैटिक प्लस करंट की आपकी एक और क्लास लगाई जाए, स्टैटिक प्लस करंट। ठीक है, करंट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? फॉर एग्जांपल 2024 के जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ये सभी आ जाएंगे, जैसे कि नोबेल प्राइज़ आ गया। ठीक है, नोबेल प्राइज़ आ गया, पद्म अवार्ड आ गया।
ठीक है, पद्मा अवार्ड आ गया। उसके बाद और कौन कौन से अवार्ड, जितने भी अवार्ड होते हैं 2024 में दिए गए हैं वो सभी हम यहाँ पे अवार्ड सेक्शन में देख लेंगे। साथ में हम खेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड और ओबरिचरीज देख लेंगे, मतलब प्रथम प्रमुख व्यक्तियों के जो निधन हुए हैं किन किन व्यक्तियों के हुए हैं। करंट अफेयर में और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके में आप सभी जानते हैं स्टैटिक जीके जो होता है, जैसे कि 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, 1857 की क्रांति होगी, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, इस टाइप की जो जीके है ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा। जैसे कि मुगल साम्राज्य हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, ये सारे स्टैटिक जीके में आ जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ एक ऐसी क्लास स्टार्ट की जाए जो एवरी संडे को रहेगी, आपको एक दिन के अंदर एक कंप्लीट टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये इनिशिएटिव जो है हमें शुरू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे दोबारा से। ये आंसर मैंने बता दिया है। पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1901 में जो है पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। और भारत के किस व्यक्ति को जो है पहला नोबेल प्राइज दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है प्रथम प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। साहित्य में दिया गया था इनको, और साहित्य में इनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि के लिए। ठीक है, इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। और जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1861 में हुआ था। इन्हीं से याद रखेंगे आप। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में हुआ था। ऐसे चीज़ों को जो है आप याद करते चलेंगे तो आप उन चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग तक जो है याद रख पाएंगे, कभी भी फिर उनको जो है नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, डैश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले आप सभी को मैं बोलना भूल गया, महाशिवरात्रि की बेहद शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक है, महाशिवरात्रि की आपको और आपके परिवार को बेहद शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर क्या कहा गया? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा। तो ये कौन सा होएगा? ये होएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जामनगर जो है, जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट है। जामनगर कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। जामनगर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग। ये हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। ये इंस्टीट्यूट है आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंस नेशनल इम्पोर्टेंस दर्जा करवाने वाला ये जो है पहला संस्थान बन गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया, भारत की महान साहित्य कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये भास के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है, माफ कीजिएगा, ये बी हो जाएगा भाई, सॉरी, कालिदास हो जाएगा। ये कालिदास की रचनाएं थी, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद जो है भास की भी प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि भास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हो जाएगी? स्वपन वासम दत्तम हो जाएगी। आपने सुना भी होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, स्वपन वासम दत्तम। ठीक है, ये किसकी रचना थी? तो ये थी भास की रचना थी। कालिदास की रचनाएं आप सभी जानते हैं, कवि कालिदास की रचनाएं आप सभी जानते हैं। मैं एक बार से बता देता हूँ, मेघदूत हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? मालविका अग्निमित्र हो गई। ऐसे काफ़ी सारी है, ये कुछ कुछ आप याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं को जो है बार बार से पूछा जाता है। मालविका अग्निमित्र। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं आप याद रखेंगे। चाणक्य की कौन सी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था। तो इनके द्वारा जो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था। और शूद्रक ने क्या लिखा था? शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा था। मृच्छकटिकम
लिखा था। ठीक है, वैसे तो इन्होंने और भी काफ़ी सारी फेमस जो है रचनाएं की थी, बट ये जो अभी मैंने आपको मोटे तौर पर बताया इनको तो जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है बारी बारी से पूछा जाता है। जैसे कि स्वपन वासम दत्तम किसने लिखी थी, मेघदूत या फिर अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी, ठीक है, अभी मालविका अग्निमित्र किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र को किसने लिखा, और मर्च कटिंग जो है किसने लिखा। ये क्वेश्चन जो है बार बार से रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताई है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे परमाणु शक्ति संयंत्र दिया गया है और यहाँ पे जो है इनकी लोकेशन दी गई है। ठीक है, कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर है, कर्नाटक में है, चलो भाई ठीक है बिल्कुल है। नरोरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान में है, ये बिल्कुल नहीं करेक्ट है। तारापुर महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, बिल्कुल ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नरोरा कहाँ पर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, ये स्थान आप याद जरूर रखिएगा। बाकी मैं जो है इनके ईयर आपको बता देता हूँ कब कब इनको जो है एस्टाब्लिश किया गया था। ठीक है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र को कब स्थापित किया गया था, तो ये 1992 में किया गया था। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, कैगा परमाणु संयंत्र को कब स्थापित किया गया था, तो कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन को जो है 2000 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2000 में स्थापित किया गया था। उसके बाद तारापुर को कब किया गया था, तो तारापुर को 1969 में किया गया था एस्टाब्लिश। ठीक है, तारापुर को 1969 में किया गया था। और जो है कुडनकुलम को कब स्थापित किया गया था, कुडनकुलम को जो है 2013 में स्थापित किया गया था। एक और आप याद रखेंगे, कौन सा याद रखेंगे, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रखेंगे, काकरापारा। ठीक है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, काकरापारा की परमाणु ऊर्जा स्टेशन की, इसकी हुई थी 1993 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की जो है सूची दी गई है। पहली सूची आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पहली अनुसूची में जो है भारत के राज्य क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य राजधानियां दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। तो ये 31 अगस्त 2020 की बात हो रही है, इसको आपको याद नहीं रखना है। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोबर्टो एजेवेडो ने जो है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद से जो है 31 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया गया था। ठीक है, ये पुराना करंट अफेयर है, 5 साल पुराना पूछा भी नहीं जाएगा, क्या आपका पूछ ले, बहुत रेयर चांस है, बट नहीं पूछा जाएगा। इससे आप क्या याद रखेंगे, WTO याद रखेंगे। WTO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जो विश्व व्यापार संगठन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इंग्लिश में क्या आप कहेंगे इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बोलेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी भाई 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर पड़ेगा, तो हेडक्वार्टर इसका जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जो है जिनेवा के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की कृषि से संबंधित था। तो नील की कृषि से कौन सा जो है आंदोलन संबंधित था, तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती से संबंधित था। और ये कब हुआ था जो है चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है महिलाओं ने, ये महिलाओं का आंदोलन था, किसको उपाधि दी थी, बता सकता है कोई मुझे, किसको और क्या उपाधि दी थी। चलिए मैं बता देता हूं, सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। प्रमुखली ये महिलाओं का आंदोलन था और इसके अंदर महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि दी थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे कि किस व्यक्ति को जो है सरदार की उपाधि जो है महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये 1920 में हुआ था। और 1922 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था।
किसके लिए इसको समाप्त कर दिया गया था? काकोरी कांड के लिए इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। ये काकोरी कांड की घटना हुई थी, इसी को मद्देनजर जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। और ये जो असहयोग आंदोलन था किसके साथ साथ स्थापित हुआ था? खिलाफत आंदोलन के साथ साथ स्थापित हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भी आप याद रखेंगे कब हुआ था? 1919 में ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद दांडी यात्रा आप सभी जानते हैं 12 मार्च से ये शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को ये समाप्त हुई थी। 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी। और इसी के साथ साथ एक और आंदोलन किया था जो है महात्मा गांधी ने, कौन सा किया था? सविनय अवज्ञा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके साथ साथ किया था। उसके बाद जो है 2 आंदोलन और आप याद रखेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड। एक तो अहमदाबाद मिल याद रखेंगे, अहमदाबाद मिल, और एक आप क्या याद रखेंगे? खेड़ा सत्याग्रह। तो ये अहमदाबाद मिल कब हुई थी? ये 1918 में हुई थी। और जो खेड़ा सत्याग्रह था ये भी 1918 में हुआ था। ठीक है, ऐसी चीज़ों को आप याद रखेंगे। उसके बाद काफ़ी सारी बातें हैं ऐसे तो महात्मा गांधी की एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। ठीक है, इतनी जानकारी लेकिन आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये राज्यसभा होता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो संसद होती है भारत की, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो भारत की जो संसद है ये आती है अनुच्छेद 79 के अंदर। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो राज्यसभा। तो हमारी जो राज्यसभा है ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। और हमारी जो लोकसभा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो लोकसभा हमारी आती है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। और आप क्या याद रख सकते हैं? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे 6 हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 6 हैं। किस भाग के अंदर आते हैं? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार हैं। वैसे हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद हमारे डीपीएसपी है। डीपीएसपी यानी कि डीपीएसपी क्या होता है? हिंदी में इनको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हमारे हो जाएंगे 36 से लेके 51 तक। 51 के बाद हमारा क्या है? 51A के अंदर हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 51A के अंदर आपको ये मिलेंगे। उसके बाद आपको 51 के बाद क्या देखने को मिलेगा? राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति कौन होते हैं? हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। ये कहाँ से मिलेंगे? अनुच्छेद 52 से लेके 62 के बीच में आपको ये मिलेंगे। द्वितीय हमारे व्यक्ति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंदर मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे 63 से 73 के बीच में। ठीक है, ऐसी चीज़ों को है आप याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद 74 और 75 में आपको जो है भारत के प्रधानमंत्री मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुल्तान अजलान शाह की टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता है? तो ये 2019 का जो है किस देश ने जीता था? ये क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये डी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है डी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है ये 2019 का जीता गया था। 2019 वाला भूल जाइएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट वाला सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक है, 2024 में अभी आयोजित करवाया गया था। सबसे पहले आपकी हिस्ट्री में आपको इसको बता देता हूँ। सुल्तान अजलान शाह जो ट्रॉफी है इसका आयोजन कौन करता है? इसका जो आयोजन है वो मलेशिया करता है। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन कौन सा देश करता है? तो मलेशिया इसकी आयोजन करता है। और 1983 में इसको आयोजित किया गया था, या फिर इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। और ये टूर्नामेंट कौन सा है? द्विवार्षिक है। हर 2 साल में ये जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, द्विवार्षिक ये जो है प्रतियोगिता है। और इसके बाद आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे 2024 वाला टूर्नामेंट। ठीक है, 2024 का जो अजलान शाह टूर्नामेंट था ये सबसे पहले आप याद रखेंगे जो जापान था, जापान ने पाकिस्तान को हराया है। जापान जो है विजेता रहा है। विजेता किसको हराया है? तो पाकिस्तान को हराया है भाई, पाकिस्तान को।
ठीक है, पाकिस्तान को जो है इन्होंने हराया है। और आप क्या याद रख सकते हैं इसके में, सुल्तान अजलान शाह जो कप है सर्वाधिक बार किस देश ने जीता है, तो सर्वाधिक सुल्तान अजलान शाह कप है सर्वाधिक जो है इसको किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने इसको 10 बार जीता है। और भारत ने इसको कितनी बार जीता है, भारत ने इसको 5 बार जीता है। ठीक है, ऐसे आप याद इनको रखेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जापान ने ये पहली बार जीता है, ये भी आप याद रखना भाई, ये फर्स्ट टाइम जीता है, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है, पहली बार जीता है ये जापान ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह वृहत संहिता को किस द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, किस द्वारा लिखा गया है, एक ही बात है, तो ये वराहमीर के द्वारा जो है भाई वृहत संहिता को लिखा गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, वराहमीर किसके द्वारा लिखी गई है, वृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, वराहमीर के द्वारा वृहत संहिता को लिखा गया है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं इसको भी। इसमें कहा गया है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो ये कहा गया भाई, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटना हुई थी उनको कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, मतलब कौन सी घटना पहले आई थी और सबसे लास्ट में कौन सी घटना आई थी। तो चलिए आइए देख लेते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा ADCB। तो ADCB हो जाएगा, मतलब पहले आई थी 19 जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है हुआ, उसके बाद जो है सी हुआ यानी कि ध्वज सत्याग्रह हुआ। और ये आप मुझे ईयर, इसका ध्वज सत्याग्रह का जो ईयर था वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है नियाग्रा फॉल्स किन किन देशों की सीमा पर स्थित है। तो ये जो नियाग्रा फॉल्स है ये किन देशों की जो सीमा है उस पर अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर जो है ये नियाग्रा फॉल्स अवस्थित है। कनाडा की जो राजधानी है ये आप याद रखना, कनाडा की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो ये इनकी राजधानी हो जाएगी ओटावा। ठीक है, ओटावा हो जाएगी। और जो अमेरिका की राजधानी आप सभी जानते ही होंगे, वाशिंगटन DC जो है अमेरिका की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। तो ये पुस्तक है जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स, इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है इग्नाइटेड माइंड्स की रचना की गई थी। ये जो पुस्तक है ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था ये आप याद रखना, क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठित और जो है हमारे देश के गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति हैं ये। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था ये तो आपको पता ही होना चाहिए, 15 अक्टूबर 1931। ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु, रामेश्वर तमिलनाडु में जो है इनका जन्म हुआ था, रामेश्वर तमिलनाडु। ठीक है, मृत्यु कब हुई इनकी, तो इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी इनकी इन्हें आप जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है जाना जाता है। और मृत्यु इनकी 2015 में हुई थी भाई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, राष्ट्रपति ये भारत के कब से कब तक रहे हैं, तो ये 2002 से 2007 के बीच में जो है भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, मृत्यु इनकी 2015 में हो गई थी। ये एक यूनिवर्सिटी में जो है लेक्चर दे रहे थे, उसी दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इनकी जो और पुस्तक है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए रहने दीजिए, ज़्यादा पुस्तक फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसी एक दिन मैं जो स्टैटिक और करंट अफेयर की जो क्लास लेने की सोच रहा हूँ उसके अंदर जो है प्रमुख प्रमुख जितने व्यक्ति होंगे उनकी जो फेमस पुस्तकें होंगी उनको जो है मैं करवा दूंगा, जिससे आपकी पुस्तकें भी सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में पूछा गया है 14 में जो पूछा गया है फल आम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नाम पूछा गया है। तो मैंगी फेरा इंडिका जो है ये आम का जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है रेशम किस से प्राप्त होता है। तो रेशम किस से प्राप्त होता है, तो रेशम जो है बोम्बिक्स मोरी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट हो जाएगा। बोम्बिक्स मोरी से जो है रेशम को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है ब्रिटिश सेवा के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह की फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब बेसिक सा आपसे ये पूछा गया है जो भाई 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति, सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, सैनिक विद्रोह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है जो ये भाई इसकी शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी, ये बेसिक सा है आपसे पूछा गया है। तो शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, मंगल पांडे के द्वारा जो है भाई इसकी शुरुआत की गई थी। और जो है बैरकपुर छावनी में ये पोस्टेड थे, बैरकपुर छावनी के अंदर पोस्टेड थे। और वहाँ पे जो है एक अफवाह फैल गई थी कि भाई जो इनके द्वारा रॉयल इनफील्ड बंदूकें नई बंदूकें जो है पेश की गई थी ब्रिटिश सेना के द्वारा। और ऐसी अफवाह फैल गई थी कि भाई उसके अंदर जो है सूअर और जो है गाय की चर्बी से वो उन बंदूकों को जो है बनाया गया है। और इसी के मद्देनज़र जो है मंगल पांडे ने जो है अपनी सैनी के जो ब्रिटिश सेना अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी। और जो है दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच कर दिया गया था। भारी भरकम में जो है भीड़ हो गई थी। और 10 मई 1931 को माफ़ कीजिएगा 1931 कह रहा हूँ, 10 मई 1857 को जो है क्रांति का आगाज़ हो गया था। ठीक है, 10 मई 1857 की क्रांति को जो है इनका आगाज़ हो गया था। ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद भगत सिंह के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दी गई थी। इतनी जानकारी आप इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो मंगल पांडे थे इनको कब फांसी दी गई थी, तो ये मेरे हिसाब से भाई अप्रैल मई जून में शायद इनको फांसी दी गई थी। जून 1857 में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 1857 में। ये मंथ थोड़ा सा आप एग्जैक्ट कर देख लीजिएगा, जून था या फिर मई था, कुछ ऐसा ही था, मई या जून, जून ही था मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 1857 जून में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आ गया निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है। तो आप सभी जानते हैं पहले जो है योजना आयोग होता था भारत का थिंक टैंक। योजना आयोग, योजना आयोग का क्या काम होता था, जो हमारी पंचवर्षीय योजना होती थी, पंचवर्षीय योजना, इसको लागू करना आप मान सकते हैं। इसको लागू करने का काम किसका होता था, लागू करना, इसके लागू करने का काम होता था योजना आयोग का। और योजना आयोग की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब पंचवर्षीय योजना की बात आई है तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है, कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना ही है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो कब आई थी, 1951 में पहली आई थी। और आखिरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो कब आई थी, आखिरी आई थी, आखिरी आई थी 2012 में, 2012 में आई थी। और कब से कब तक चली थी, 2017 तक ये चली थी। अब बात करूँ योजना आयोग के स्थान पर कौन सा जो है थिंक टैंक लाया गया है, तो ये नीति आयोग जो है थिंक टैंक लाया गया है। ठीक है, नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात करें योजना आयोग कहाँ पर है, तो ये रहा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की जो है स्थापना की गई थी। इसके जो है प्रथम उपाध्यक्ष और अध्यक्ष मैं बता देता हूँ। अध्यक्ष दो हमारे ये थे, नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, और मैं बात करूं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, तो ये जो उपाध्यक्ष थे ये थे भाई अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर अवस्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह जो है भाई हुगली नदी पर अवस्थित है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर अवस्थित है, तो ये हुगली नदी पर अवस्थित है। तो बंगाल का शोक किसको बोला जाता है, कोलकाता की बात हुई है तो बंगाल का शोक बोला जाता है भाई, किसको बोला जाता है, दामोदर को बोला जाता है। बिहार का शोक किसको बोला जाता है, कोसी को बोला जाता है। ठीक है, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में क्या कहा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर था। ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये हर साल या फिर इनकी रैंकिंग आती है, कभी आईआईटी मद्रास आ जाता है, कभी कभी जो है ये बदलती रहती है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये 2024 की जो रैंकिंग आई थी इंस्टीट्यूशन की, मतलब कौन सा विश्वविद्यालय जो है प्रथम स्थान पर था, लेटेस्ट इसका जरूर याद रख लेना है। पिछली जो है इतनी पिछली नहीं पूछेगा, सिर्फ लेटेस्ट पूछेगा तो ठीक है। इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में जो है शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये पंजाब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 5 वन आच्छादित, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेना, IFSR यानी कि इंडियन फॉरेस्ट जो है रिपोर्ट देख लेना, ISFR देख लेना, फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी 2023 वाली आ गई होगी शायद, हर 2 साल में आती है ये। पहले 19 में आई थी, फिर 21 में आई, और अब 23 में भी आई होगी ये रिपोर्ट। ठीक है, 23 वाली रिपोर्ट जरूर देख लेना, वरना मैं एक वीडियो बना दूंगा फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, स्टैटिक जीके के अंदर, वो वहाँ से कवर आपका हो जाएगा। करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो जाएंगी चीज़ें, और स्टैटिक भी उसके अंदर बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कहा गया है कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था। तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो है सबसे ऊपर पहले या पहले क्वेश्चन में जो है बता चुका हूँ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एवरीथिंग डिटेल। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1905 में लिखा गया था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। ठीक है, ये आप मुझे ये बताएंगे बंगाल विभाजन के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे गवर्नर जनरल जो है बंगाल विभाजन के समय कौन था। और बंग भंग स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसके अगेंस्ट, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, ये बंग भंग विरोधी के दौरान चलाया गया था, मतलब बंगाल विभाजन के अगेंस्ट चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, उसके बाद 1906 आप याद रखेंगे, 1906 में क्या हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है रेड डेटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है। तो रेड डेटा बुक जो है किससे संबंधित जो है डेटा प्रदान करती है। तो ये किससे संबंधित करती है, तो ये लुप्त प्राय पादप और जंतु से रिलेटेड जो है डाटा प्रदान करती है। तो रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा लिखा जाता है, जो पक्षी लुप्त प्राय हो गए हैं, जो पक्षी और जानवर जो है लुप्त प्राय हो गए हैं, अब उन्हें देखने को नहीं मिलता, तो वो सारे उनकी सूची जो है रेड डाटा बुक में जो है लिखी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है FTTP का पूर्ण रूप पूछा गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ है। FTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्यूजन फाइबर टू दी प्राइमेसिस। तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, FTTP का फुल फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा पिरामाइसिस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया भारत सरकार के किस योजना का उद्देश्य है 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को जो है बढ़ाना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा के अंदर जो है 100 दिनों की काम की गारंटी मिलती है।
ठीक है, काम की गारंटी मिलती है। और जो ये मनरेगा के अंदर जो व्यक्ति है वो रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके 10 या 15 दिन के बाद अगर उसको काम ना मिले तो वो बेरोजगारी भत्ते का भी हकदार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर या फिर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा कर या फिर जो शुल्क है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे पहले आप याद रखना जीएसटी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? जीएसटी की फुल फॉर्म होगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में कब लागू हुआ था? तो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ था। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 101। 101वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये चीज़ जो है आप इसकी याद रखेंगे। उसके बाद राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि स्टाम्प शुल्क जो है जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? परम 8000, परम ब्रह्म, परम 88। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम मित्र जो है इस श्रृंखला का कंप्यूटर नहीं है। भारत का प्रथम कंप्यूटर की बात करूं तो सुपर कंप्यूटर की किसने बनाया था? तो ये बनाया था भाई विजय भाटकर ने। ठीक है, ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 8000 था, परम 8000 था। ये भी आप याद रखना, परम 8000 जो है पहला कंप्यूटर था। ये पहला कंप्यूटर था। कब बनाया गया था? 1991 में बनाया था। ठीक है, विजय भाटकर ने 1991 में बनाया था। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? कंप्यूटर, तो ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? CDC 6600, CDC 6600। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था। और ये किसने बनाया था? सेमोर क्रे ने बनाया था। ठीक है, सेमोर क्रे ने बनाया था इसको। और कब बनाया था? ये बनाया था भाई 1964 में इसको बनाया था। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर के माने भारत और दुनिया का याद रखना आप। उसके बाद ये पूछा गया, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से गुजरते हैं? तो राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु राइट ऑप्शन हो जाएगा। केरल से गुजरने वाला जो अक्षांश होता है वो तमिलनाडु से गुजरता है। ठीक है, ये अक्षांश देशांतर के बारे में कभी डिटेल से हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का टॉपिक्स है। ठीक है, अक्षांश के बारे में डिटेल से हम कभी फिर पढ़ेंगे। उसके बाद 28 में बोला गया है भाई, जो भोटियाँ है भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों में से एक है? तो भोटिया जो है भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंध रखती है। अनुसूचित जातियाँ, जो ये भोटिया अनुसूचित जाति है, ये भारत के उत्तराखंड से संबंध रखती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी जड़, तना और पत्तियां में डिफरेंस नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्पाइरोगाइरा ऐसा पौधा है जिसकी जड़, तने और पत्तियों में जो है डिफरेंस नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है ये क्या हो जाएगा? कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है? फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है, यही ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन पूछी गई है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष डैश को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाने का जो है प्रस्ताव अंगीकृत किया।
तो कौन से दिन को जो है ये मनाने का कौन से दिन को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया था संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम काफ़ी बार सुन चुके हैं। 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, और ये किस दिन को किया था? तो भाई 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 सितंबर को जो है ये मनाने का निर्णय लिया था। तो 16 सितंबर को क्या मनाते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिछली वीडियोस में मैं बता भी चुका हूँ 16 सितंबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है कौन सा दिन मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद 32 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है? तो राज्यसभा में 200 विधानसभा सीट हैं, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में 288 हैं, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 70 हैं, बिल्कुल सही है। दिल्ली में 50 नहीं है भाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दिल्ली में कितनी हो जाएगी? 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अभी जो है 2025 वाले जो इलेक्शन हुए हैं ना विधानसभा के जो हुए हैं उनको आप एक बार देख लेना भाई। उनसे जो है पूछा जाएगा, जो है महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है दोबारा। इनकी जो पिक्स है वो मैंने कहाँ पर अपलोड की है? टेलीग्राम पर अपलोड की है। तो ओवरऑल जो है चौथे नंबर की वो महिला बनी है जो अभी बनी है। कौन सी बनी है या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं पता तो उस पिक्स को जरूर देख लीजिएगा। एवरीथिंग डिटेल जो है उसके अंदर बताई गई है। ठीक है, पहले इनसे पहले कौन थे? आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी थी जिसके मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल। अब किसकी पार्टी आ गई है? अब बीजेपी आ गई है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं होगा? मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआई बैंक ने पेश किया, बिल्कुल सही बात है। पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं, ये भी सही है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये गलत हो जाएगा। निजी बैंक थोड़ी है, तो सरकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, और ये एसबीआई के बारे में मैंने फुल डिटेल से बताया है। एसबीआई के बारे में पिछली वीडियोस में बताया है, तो अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो डिटेल से जानकारी हो जाएगी एसबीआई बैंक की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में 34 की बात करें तो 34 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो फ्यूनेरिया जो पौधा है ये थैलोफाइटा पौधा नहीं है। बाकी यूरेलिथिक्स, चारा और उल्वा ये तीनों ही थैलोफाइटा पौधा होता है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो है तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे विक्रम साराभाई, इसरो के प्रथम अध्यक्ष। और इनको जो है भारत का अंतरिक्ष जनक भी बोला जाता है। ठीक है, विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और ये इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी भाई 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है स्थापना हो जाएगी। उसके बाद कुछ और मैं जो है आपको बता देता हूँ। और आप क्या याद रख सकते हैं? इसरो के बाद डीआरडीओ को याद रख सकते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। सीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ठीक है, और आप क्या याद रख सकते हैं? और क्या रह गया? सीआईएसआर, डीआरडीओ, इसरो, और क्या रह गया? और अभी याद नहीं आ रहा। 36 चलिए आप इतना याद रखिए एक बार के लिए, इसरो, डीआरडीओ और सीएसआईआर के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये भाई उधम सिंह के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये उधम सिंह ने कब इनको मारा था? तो 1940 में जो है इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी लंदन में। तो ये माइकल ओडायर को तो जानते होंगे ना, 13 अप्रैल 1919 वाला दिन। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई, जलियांवाला बाग। ठीक है, जो भारत की जनता थी हत्या नियति भीड़ पर जो है गोलीबारी चलाने का आदेश दिया था इन्होंने, माइकल ओडायर ने, जिनकी हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में
37 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश स्थल रुद्ध देश है? तो कौन सा हो जाएगा? पेरू, पराग्वे, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। क्वेश्चन 37 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पैराग्वे हो जाएगा। पैराग्वे के साथ जो है आप एक और याद रखेंगे, बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया और पैराग्वे, ये दो देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश का क्या होता है? इन देशों जिन देशों की सीमा जो है किसी भी समुद्र से टच ना हो, तो ऐसे देशों को स्थल अवरुद्ध देश जो है बोला जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के ये दो देश है, बोलीविया और पैराग्वे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है संगठन का मुख्यालय सुम्मेलित नहीं है। तो कौन सा जो संगठन का मुख्यालय वो सुम्मेलित नहीं हो जाएगा? तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ओपेक का जो है जूरिक में नहीं है, बाकी यूनिसेफ का जूरिक में है, विश्व बैंक का वाशिंगटन में है और नाटो का जो है ब्रसल्स में है। अब इनकी स्थापना वर्ष मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेफ की। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ओपेक की। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक की स्थापना हुई थी भाई सितंबर 1960 में। सितंबर 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो इराक की राजधानी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो है एक और की स्थापना हुई थी आईएमएफ की। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है एक ही साथ हुई थी, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, 1944 में इनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नाटो की स्थापना की बात करूँ तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी माफ़ कीजिएगा, इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा? बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में इसकी जो है मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप जो है 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, बस इतना काम मेरे लिए आपको करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन बेहद जरूर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक करंट सब कुछ जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, या फिर कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा और आपको सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।